हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल? तो एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे ऐप यानी कि इम्पैक्ट विजन में। और मैं हूं आपका बायोलॉजी फैकल्टी जो कि बायो पढ़ाने जा रहा हूं। और आज आपके सामने दिख रहा होगा चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर ये 11th का चैप्टर है या 12th का? तो बच्चा ये 12th का पहला चैप्टर है, यानी बायोलॉजी 12th का पहला चैप्टर का नाम है हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है सर, समझ में आ गया। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गमाए, है ना। बातें ज्यादा नहीं करनी है। कैसा फॉर्मेट रहेगा देख लीजिए। हर एक चैप्टर में हमारा कुछ टारगेट होगा। जैसे आज का टारगेट हमारा है कि रिप्रोडक्शन के बारे में जानना है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में जानना है, और लाइफ स्पैन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कितने दिनों तक जिंदा रहता है, इनके बारे में जानना है। तो ऐसा ही डेली हमारा टारगेट रहेगा। आज का टॉपिक है ये 3 टारगेट, इन 3 टारगेट को हमको कंप्लीट करना है। और इस थ्योरी के बाद इस जो भी पोर्शन हम आज कवर करेंगे, इसी से रिलेटेड इसका लास्ट में हम लोग क्वेश्चन करके इसको रैप अप कर देंगे, खत्म कर देंगे, ताकि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना हो। तो करना क्या आपको, बेसिक सी चीज आपको बस एकदम कंसंट्रेट होके, जिस समय आप वीडियो देख रहे हो उस समय आपका कंसंट्रेशन बना होना चाहिए। आप चाहे तो ईयरफोन लगा लीजिए, मतलब कहीं और ध्यान नहीं होना चाहिए, बाकी बस आप सुनते जाइए। एकदम कहानी की तरह, बायोलॉजी जो बोला जाता है रटने का सब्जेक्ट है, एकदम कहानी की तरह दिमाग में फिक्स हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चा डेफिनेशन दे रखा गया है रिप्रोडक्शन के बारे में। आपको दोनों फॉर्मेट दे रखा गया है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ऊपर इंग्लिश है, नीचे हिंदी है। मैं ये पढ़ के आपको समझा रहा हूं, लेकिन जिन बच्चों को टोटली इंग्लिश में दिक्कत होगा वो हिंदी पढ़ के भी समझ सकते हैं, पर मैं समझाऊंगा हिंदी में। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चा क्या है ना कि रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज बायोलॉजिकल प्रोसेस। देखिए जो सर्कल हम करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि रिप्रोडक्शन जो है बच्चा वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है बच्चा? बायोलॉजिकल प्रोसेस। सर इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ किस में होगा? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो, बायो का मतलब बच्चा होता है लिविंग, है ना। तो बायो का मतलब ही होता है लिविंग। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब हो गया ऐसा प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा। तो रिप्रोडक्शन कैसा है? रिप्रोडक्शन बच्चा एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, इन विच एन ऑर्गेनिज्म, सॉरी देख लीजिए, इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। बात क्या बोला कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंतर्गत जो ऑर्गेनिज्म है, मतलब ऑर्गेनिज्म मतलब वो एक कुत्ता भी हो सकता है, एक बिल्ली भी हो सकता है, एक इंसान भी हो सकता है, घोड़ा, एक कुछ भी, हर एक इंडिविजुअल को ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाता है थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड रिप्रोडक्शन। बात समझ में आया? बात आप जानते हैं कि अगर मैन रिप्रोड्यूस करेगा, मैन हटाइए, ह्यूमन लिखते हैं, है ना, ह्यूमन लिखते हैं। आप सभी को पता है कि ह्यूमन के अंदर जब रिप्रोडक्शन होगा तो रिप्रोडक्शन के दौरान जो जन्म लेगा वो क्या एक ह्यूमन ही होगा? जी सर। तो हमको पता है कि जब ह्यूमन में रिप्रोडक्शन होगा तो जो बेबी बनेगा वो ह्यूमन का ही बेबी होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो डॉग का बेबी हो जाएगा, वो कैट का बेबी हो जाएगा। सिमिलरली जब एलिफेंट बच्चे को जन्म देगा तो अपने जैसा एलिफेंट है, एलिफेंट देगा। डॉग की बात करें तो डॉग, कैट की बात करें तो कैट। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन के थ्रू अपने ही जैसा एक और ऑर्गेनिज्म, एक और कॉपी बना देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। इसके अंतर्गत जो ऑर्गेनिज्म है एक अपने जैसा और ऑर्गेनिज्म नया डेवलप कर देता है। इसी को हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्यों होता है रिप्रोडक्शन बच्चा? टू कंटिन्यू इट्स रेसेस। आप, हम लोग बोलते हैं ना घर गांव में कि बच्चा में लड़का होना जरूरी है क्योंकि हमारा खानदान का सीरीज जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाएगा। वैसे ही रिप्रोडक्शन क्यों होता है धरती पे? किसी भी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन इस वजह से होता है ताकि उस ऑर्गेनिज्म का जो पॉपुलेशन है वो धरती पे बना रहे, कभी खत्म ना हो। बात समझ में आया? Reproduction enables the continuity of the species
जनरेशन आफ्टर जनरेशन। यही बात अभी हम आपको समझाएं कि रिप्रोडक्शन क्या करता है, किसी भी स्पीसीज का धरती पे लगातार बने रहने का एक माध्यम है। आप धरती पे कैसे रहते, मान लीजिए कि एक इंसान का जीवन 60 साल का, वो पैदा लिया और 60 साल बाद मर गया। अब वो अपने जीवन काल में अगर दूसरा बच्चा प्रोड्यूस ना करे तो क्या होगा, अब उसका पीढ़ी आगे नहीं बढ़ेगा। तो वैसे क्या होगा, 60 साल 100 साल 200 साल में सारे के सारे इंसान या जो भी अदर एनिमल्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो ऐसा तो होता नहीं है। आप देख रहे हैं हजारों सालों से लाखों सालों से हम लोग अपना हिस्ट्री पढ़ते हैं, मतलब 1000 साल पहले भी हम लोग थे और होगा फ्यूचर में तो 1000 साल बाद भी होंगे। ये क्यों, क्योंकि हमारे पूर्वज हमको रिप्रोड्यूस किए और हम भी किसी न किसी को रिप्रोड्यूस करके किसी न किसी का पूर्वज बनने जा रहे हैं। बात समझ में आया। तो रिप्रोडक्शन क्या है पता चल गया, बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा एक और ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। ये क्यों होता है, ताकि जनरेशन टू जनरेशन आपका स्पीसीज अर्थ पे मेंटेन रहे। आशा करते हैं आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन आपको मिल गया कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड व्हाई रिप्रोडक्शन। दो क्वेश्चन था, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, तो पता चला कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। व्हाई रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोडक्शन होता क्यों है, वो भी पता चला होगा आपको कि रिप्रोडक्शन इसलिए होता है ताकि हमारा जो नंबर है, हमारा जो संख्या है, हमारा जो जनरेशन है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी इस धरती पे, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का हो, हम सिर्फ ह्यूमंस की बात नहीं कर रहे, किसी भी अदर एनिमल्स की भी बात कर रहे हैं, वो लगातार बना रहे। अब आइए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि रिप्रोडक्शन का टाइप कितना होता है। तो आपको देखने को मिल चुका है कि सर रिप्रोडक्शन दो टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। पहला होता है बच्चा ए सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो यहां हम लिख रहे हैं, देखिएगा ध्यान से कि रिप्रोडक्शन बच्चा दो टाइप का होता है। एक होता है ए सेक्सुअल, ए सेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। बच्चा ये दोनों लिखने का टर्म अलग अलग है। आपको हम एक चीज सिखा देते हैं, पूरे बायोलॉजी में यूज होगा। अगर ए अलग लिखे और सेक्सुअल अलग लिखे तो ये हो गया एक सेक्सुअल, ठीक है। एक के बारे में ए मतलब होता है वन, अगर ए अलग लगा हुआ है, एक साथ वर्ड में नहीं जुड़ा हुआ है, तो ए मतलब होता है वन। लेकिन अब दूसरा तरीका देखिए, अगर हम इसको सटा के लिख दे एक साथ, यानी कि ए सेक्सुअल लिख दिए, जब भी किसी भी वर्ड के आगे ए लगा हो, ए का मतलब होता है अब्सेंट। ए का मतलब है अब्सेंट या निगेटिव या नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके का मतलब कि निगेटिव वाली बातें ए आपको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये तरीका आपको पता होना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है। तो जब आप ऊपर देख रहे हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में, तो वहां पे आपको दो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन दिख रहा होगा, एक सेक्सुअल और दूसरा ए सेक्सुअल। और ए सेक्सुअल में ए साथ में, अलग अलग नहीं है। मतलब एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें किसी एक पेरेंट से काम चल जाएगा, या तो मेल से चल जाएगा ये फीमेल से चल जाएगा। उसमें मेल गैमेट आप सुने होंगे स्पर्म और फीमेल गैमेट सुने होंगे ओवम, उसका कोई जरूरत नहीं होता है। ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें दो इंसान, किसी भी ऑर्गेनिज्म का मेल और फीमेल का होना जरूरी है, और मेल और फीमेल का अपोजिट जेंडर का गैमेट आके फ्यूज करेगा, देन जब रिप्रोडक्शन होगा, दैट रिप्रोडक्शन, उस रिप्रोडक्शन को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। आया बात समझ में। तो ये था बेसिक सी बातें। आइए यहां से समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले दिया हुआ है बच्चा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइए डेफिनेशन से समझते हैं। व्हेन टू पेरेंट्स, देखिए शुरुआत में ही बोल दिया दो पेरेंट्स के बारे में, यानी सेक्सुअल की बात होगी तो दो पेरेंट्स जरूर होंगे। व्हेन टू पेरेंट्स यानी कि अपोजिट सेक्स, ये भी बोल दिया। देखिए जो जो पॉइंट हम अंडरलाइन कर रहे हैं वो होना चाहिए आपको याद, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और दोनों अपोजिट सेक्स में होते हैं। यानी कि एक होना चाहिए मेल तो दूसरा होनी चाहिए फीमेल। बच्चा देखो हम मेल को बार बार इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे और फीमेल को इस सिंबल से, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और दोनों पेरेंट्स अपोजिट जेंडर के होते हैं, एक मेल होते हैं तो एक फीमेल होते हैं। participate in the reproductive process and also involve fusion of male and female gamete. It is called sexual reproduction. बात समझ में आया क्या, कितना मस्त बात बताया। देखिए एक सेकेंड रुक जाइएगा। हम्म
इसको ऊपर कैसे कर सकते हैं? दूसरा पेज ऐड कर, ठीक ठीक। चलिए इस बात को हम थोड़ा सा समझाते हैं आपको, माफ कीजिएगा, थोड़ा सेटिंग नया है तो दिक्कत हो रहा है, ऐसा मत समझिएगा मास्टर पहला बार पढ़ा रहा है, ठीक है ना। चलिए, हर एक पैनल पे अलग अलग सेटिंग होता है। तो हम आपको बता रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बच्चा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला बोला है कि दो पेरेंट्स होने चाहिए। कौन कौन, कितने पेरेंट्स होने चाहिए? टू पेरेंट्स। चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो एक होगा मेल पेरेंट्स, याद आया, अभी हम बोले थे ये सिंबल बार बार यूज करेंगे, और दूसरी आएगी आपकी फीमेल पेरेंट्स, ठीक है भाई। अब मेल पेरेंट्स और फीमेल पेरेंट्स है तो यहां से आएगा मेल गैमेट। अब जो मेल है वो क्या बनाता है? स्पर्म बनाता है, तो मेल गैमेट, और फीमेल पेरेंट्स जो है वो बनाएगी फीमेल गैमेट, ठीक है, क्लियर है बात। अब इन दोनों का, अब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का होगा बच्चा फ्यूजन। क्या होगा बच्चा? फ्यूजन। देख पा रहे हैं आप, फ्यूजन मतलब होता है मिक्सिंग। जब फ्यूजन होगा तो जाके बनता है जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट। और इसी जाइगोट से फर्दर हम लोग क्या बनते हैं? पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। बात समझ में आया? तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रक्रिया है। क्लियर हो गया? आशा करते हैं आप सभी को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आया होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स होते हैं, दोनों पेरेंट्स अपना अपना रेस्पेक्टिव गैमेट बनाते हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, उस गैमेट का फ्यूजन होता है, और जब गैमेट फ्यूजन होगा तब जाके एक जाइगोट बनेगा, और इसी जाइगोट से फर्दर क्या बनेंगे? ऑर्गेनिज्म बनेंगे। ऑर्गेनिज्म मतलब हम या कोई भी, ठीक है। चलिए, आया बात समझ में? बहुत बढ़िया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आइए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आ गया तो ए सेक्सुअल तो और इजी है। सेक्सुअल में जो यहाँ जो सेक्सुअल में हो रहा होगा वो यहाँ नहीं होगा, सीधा सा बात है। ए मतलब अपसेंट, तो जो चीज सेक्सुअल में प्रेजेंट था वो ए सेक्सुअल में अपसेंट होगा। क्या प्रेजेंट था? वहां पे दो पेरेंट्स थे, होने ही चाहिए थे, पर यहाँ पे होने भी चाहिए, नहीं भी होगा तो भी चल जाएगा। गैमेट का फ्यूजन होना चाहिए था, यहाँ नहीं होगा। आइए देखते हैं, सिर्फ समझ में आएगा। वेन ऑफस्प्रिंग, बच्चा ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बच्चा, ठीक है। आपके जो बच्चे होंगे, जैसे कि अपने मम्मी पापा का हम लोग बच्चे हैं तो हम लोग अपने आप को बच्चा बोलते हैं, बायोलॉजी उसको ऑफ स्प्रिंग बोलता है, ठीक है। इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट। बात समझ में आया? वहां पे कितने पेरेंट थे? दो पेरेंट। और यहाँ पे कितने पेरेंट्स हैं? सिंगल पेरेंट। जहां भी हम इसको अंडरलाइन करें, सर्कल करें, वो बहुत ही की पॉइंट होता है। बायोलॉजी ऐसे ही पढ़ा जाता है, पूरा का पूरा रट्टा मारने का चीज नहीं होता। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि जब बच्चा पैदा होगा सिर्फ एक पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट से। देखिए, सिंगल पेरेंट या तो वो मेल भी हो सकता है या वो फीमेल भी हो सकती है, किसी से भी हो जाएगा, मेल से हो जाएगा, फीमेल से हो जाएगा, दोनों का होना जरूरी नहीं है। विथ और विथआउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। बात समझे? यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन भी नेसेसरी पॉइंट नहीं है, बिना गैमेट फॉर्मेशन के भी हो जाएगा। ऐसे रिप्रोडक्शन को बोला जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात समझ में आया क्या? डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दोनों का गैमेट इन्वॉल्व होता है, दोनों गैमेट फ्यूज करता है, जाइगोट बनता है, देन ऑर्गेनिज्म बनता है। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कोई लोचा नहीं है। यहाँ सिर्फ एक पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट है, वो मेल भी हो सकते हैं, वो फीमेल भी हो सकती है, उनके गैमेट बने या नहीं बने फिर भी रिप्रोडक्शन हो जाएगा। ऐसे रिप्रोडक्शन को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आया बात समझ में? बहुत बढ़िया। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और भी कुछ पॉइंट लिखा गया है, शायद क्लियर होगा आप लोगों को, कोई बात नहीं। सिंगल इंडिविजुअल्स कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट लिखा गया है। इसको जूम आउट किया जा सकता है क्या? देख लेते हैं, कोई बात नहीं, पहला क्लास है, थोड़ा सा सब्र रखिए, चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। इसको थोड़ा सा हम बड़ा करवा के अगली बार से लाएंगे ताकि आपको यही पैनल पे दिखे, ऐसे आप अच्छा क्वालिटी में देखिएगा तो दिखेगा, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट क्या बोला गया है कि सिंगल इंडिविजुअल इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, ठीक है। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एकमात्र पेरेंट्स, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों कैपेबल है एक नया बच्चा बनाने के लिए। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या बच्चा?
कि as a result the offspring that are produced are not only identical to one another but are also exact as copies of their parents। इतना लंबा इंग्लिश आपको समझ में आया नहीं होगा, हम आपको समझाते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या कहना चाहता है। बच्चा ये था पहला पॉइंट, आइए हम दूसरा पॉइंट आपको अगले पेज पे समझाते हैं। इसमें बोल रहा है कि जैसे ही बच्चा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। जैसे ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वैसे ही देखिए, मान लीजिए कि ये मेल पेरेंट्स है, जानबूझ के सेफ हम बना रहे हैं ताकि आपको समझा दे। ये बच्चा मेल पेरेंट्स है, मेल या फीमेल कोई भी है, इसको पेरेंट्स मान लो, ठीक है। अब पेरेंट्स हुआ बच्चा तो इससे दो बच्चा हुआ, ठीक। अब दोनों बच्चा जो है भाई देख, ये भी इसी शेप का होगा, ठीक है। तो वो बोलना क्या चाह रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें बच्चा आपस में भी यानी भाई बहन रहेगा, वो दोनों भी एक जैसा रहेगा और वो अपने पेरेंट्स के भी आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल मतलब 100% एग्जैक्ट कॉपी होगा, थोड़ा भी इधर उधर नहीं होगा। हम लोग 100% एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते अपने फादर मदर के, हमें चेंजेस आते हैं क्योंकि हमारे अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। बट जिनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वो आपस में जो सिबलिंग्स हैं, जो भाई बहन हैं, वो भी सिमिलर दिखेंगे, 100% सिमिलर होंगे और वो अपने पेरेंट्स के भी 100% सिमिलर होंगे। बात समझ में आया। इसीलिए तो आप देखते हैं ना कि आम का पेड़ के अगर टहनी काट के आप लगाओगे तो सिमिलर आम होता है, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा आम उसे पनप जाएगा, ठीक है ना। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं आता, डिफरेंस आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो क्या बोल रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये पेरेंट्स था और ये ऑफस्प्रिंग 1 था और ये ऑफस्प्रिंग 2 था। अब ये बोलना क्या चाह रहा है कि पेरेंट्स इक्वल टू ऑफस्प्रिंग 1 इक्वल टू ऑफस्प्रिंग 2, यही बात ये बोलना चाह रहा है। सर मैथ पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं, मैथ नहीं पढ़ा रहे, बस आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे से एग्जैक्ट 100% सेम होते हैं और बच्चा आपस में भी 100% सेम होता है। यानी क्या लिख सकते हैं हम लोग, 100% सिमिलर। क्या लिख सकते हैं, 100% सिमिलर। चलिए तीसरा पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट क्या बच्चा, कि क्लोन इज यूज टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। अब देखिए बालक क्या बोल रहा है, ये जो दोनों सिमिलर है ना, ये इसको एक टर्म यूज करता है डिफाइन करने के लिए, इसको क्लोन बोलता है। क्लोन बोलता है, क्लोन का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी। तो क्लोन जो होता है ना बच्चा, क्लोन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर है। कैसा है, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली, जेनेटिकली सिमिलर। जेनेटिकली सिमिलर नहीं लिखते हैं, आइडेंटिकल लिखते हैं। बात समझ में आया, जेनेटिकली आइडेंटिकल। बात समझिए क्या हुआ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जो ऑफस्प्रिंग आया वो एक दूसरे के 100% एग्जैक्ट कॉपी है, बाहर से देखने पर भी और उसके जेनेटिक कोड में भी देखने पे भी। इसीलिए इसको एक टर्म दिया गया है, दैट इज इसको क्लोन बोला जाता है। बात समझ में आया। ये था आपका तीसरा पॉइंट। चलिए चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट क्या है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमॉन्ग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, सीधा नहीं लिखना चाहिए था, इसको गलत लिख दिया है। लोअर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, लोअर। लोअर मतलब सिंपल, जो बेसिक ऑर्गेनिज्म है, जो छोटे छोटे जानवर हैं या जो छोटे छोटे पौधे हैं उनके अंदर। तो क्या बोल रहा है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो बच्चा देख सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा एडवांस है, ए सेक्सुअल सिंपल रिप्रोडक्शन है। तो सिंपल चीजें किन के पास होती है, सिंपल लोगों के पास। जो सबसे बेसिक चीज होता है वो बेसिक लोगों के पास होता है। जैसे कि अगर मोबाइल की बात करें तो जितना एडवांस लोगे उतना ज्यादा फीचर होगा, जितना सिंपल लोगे उतना कम फीचर होगा। सिमिलर सी बात है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है सिंपल फीचर है, तो किसके अंदर होंगे, सिंपल ऑर्गेनिज्म के अंदर होंगे। और सिंपल ऑर्गेनिज्म कौन होता है, एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म या लोअर एनिमल्स या लोअर प्लांट्स। जो हायर एनिमल्स हैं जैसे कि हम हो गए, हायर प्लांट्स है जैसे एंजियोस्पर्म हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से काम नहीं चलेगा। उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाना पड़ता है, नेचर करवाता है, हम लोग नहीं करवाते हैं। नेक्स्ट, many single cell organisms reproduce by binary fission where a cell divides into two halves and each rapidly grow into adult। बच्चा देख, ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। अब क्या होगा ना, ये इस तरीके का, इसको बाइनरी फिजन बोलते हैं। बीएफ लिखने का मतलब है बाइनरी फिजन। ये क्या करेगा, इस तरीके से दो पार्ट में इलोंगेट हो जाएगा, ठीक है।
दो पार्ट में इलोंगेट हो जाएगा और इसका न्यूक्लियस भी दो पार्ट में इलोंगेट हो जाएगा। फिर धीरे धीरे ये बीच से ब्रेक होगा बच्चा, यानी कि यह भी बाइनरी फिजन ही चल रहा है और ये दो नया सेल बना लेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर यही डिवीजन चलता है, एक सेल अपने आप को दो टुकड़ा में तोड़ के दो नया सेल बना लेता है, इसी को बोलते हैं हम लोग बाइनरी फिजन, जो कि एसेक्सुअल का रिप्रोडक्शन है, जो किसके अंदर कॉमन है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉमन। बात समझ में आया? चलिए, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बार बार आशा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप सामने हैं नहीं, हम आपसे पूछ नहीं सकते, तो आशा ही कर सकते हैं। और आपके पास क्या है, एक बार में अगर समझ नहीं आया तो आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में है, बार बार आप पॉज करके देख सकते हैं, बार बार पीछे करके देख सकते हैं। तो जितनी बार में समझ में आ जाएगा, वैसे हम जो पढ़ा रहे हैं वो एक बार में समझ में आ जाएगा अगर आप अच्छे से ध्यान से पढ़ रहे हैं। नहीं, ध्यान कहीं और है, किताब कहीं और खुला हुआ है, मोबाइल कहीं और खुला हुआ है, तो दो तीन बार लगेगा, तो आप आगे पीछे करके समझ लीजिएगा। चलिए आइए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और कुछ बात लिखा हुआ है, नहीं वो तो सिमिलर बातें हैं, दो बार कॉपी कर दिया गया है एक ही चीज को। हाँ चलिए कोई बात नहीं है, देख लेते हैं। हाँ सिमिलर बात है बच्चा, दो बार कॉपी हो गया, कोई बात नहीं। एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा कि जो बाइनरी फिजन है ना, बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल है आपका अमीबा और पैरामीजियम। क्या है बच्चा? तो बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल है अमीबा और पैरामीजियम। मतलब अमीबा और पैरामीजियम ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म है और उनके अंदर ये टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। आप देख सकते हैं ये एक सेल है, ये थोड़ा सा अपने आप को न्यूक्लियस को डिवाइड किया है, उसके बाद दो सेल में टूट गया। देखिए एक सेल ये बना, दूसरा सेल ये बना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डॉटर सेल बोलेंगे। और जो ये सेल जहां से बना उसको पेरेंटल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरेंटल सेल। ऑब्वियस सी बात है, जिससे हम जन्म लेते हैं उनको पेरेंट्स बोलते हैं। तो जो सेल दो नया सेल बना रहा है उसको हम लोग पेरेंटल सेल बोलेंगे, और जो दो नया सेल बना उसको डॉटर। अब डॉटर ही क्यों बोला जाता है उसके लिए नहीं, वो साइंटिस्ट लोग नाम दे दिए, बस डॉटर सेल बोलना है, सन सेल नहीं बोलना है, डॉटर सेल बोलना है। तो ये बाइनरी फिजन का डिपिक्शन है फिगर के थ्रू। आया बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। ये भी बाइनरी फ्यूजन का एग्जाम्पल नहीं है, ये बडिंग का एग्जाम्पल है बच्चा। अमीबा लिख दिया है बट ये बडिंग का एग्जाम्पल है। आप देखिए, इन ईस्ट the division is unequal and smaller buds are produced that remain attached initially to parents, which eventually get separated and mature into new yeast organism। तो यहाँ पे जो बच्चा ये टॉपिक है ये है आपका बडिंग इन हाइड्रा। ठीक है, ये टॉपिक है बडिंग इन हाइड्रा। अमीबा और पैरामीशियम में तो आपका बाइनरी फिजन होता था, वो पीछे आप देख ही चुके हैं, ठीक है ना। अमीबा और देख पीछे जो अभी फिगर दिखाए थे वो बाइनरी फिजन का था, मतलब एक सेल इक्वली दो पार्ट में टूट जाता है। बाइनरी फिजन में इक्वल डिवीजन होता है 50-50। बट ये जो आपका बडिंग दिखा रहा है, बडिंग में क्या होता है हम देखिए, मान लीजिए कि ये एक प्लांट है, ठीक है। अब इससे क्या होगा ना कि एक नया बड डेवलप हो जाएगा, ऐसे नया बड डेवलप हो जाएगा। आप देखे भी होंगे कैक्टस वगैरह के पेड़ में ऐसा होता है, नया बड निकला होता है। अब ये क्या होगा ना, ये बर्ड कुछ दिन के बाद इस पूरे अपने पेरेंटल प्लांट से डिटैच होके नीचे जमीन पे आ जाएगा, और ये जब जमीन पे आएगा फिर इसका ग्रोथ हो जाएगा, ये भी एक नया प्लांट बन जाएगा। बात समझ में आया? इसको बडिंग बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं ये अनइक्वल डिवीजन है, इसमें 50-50 का डिवीजन नहीं हुआ। ये इतना सारा बड़ा प्लांट था, इसमें छोटा सा बड बना। बट बाइनरी फिजन में क्या होता है, ये जो सेल है ये दो इक्वल पार्ट में टूट के और दो नया सेल बनता है। तो यही आपको याद रखने वाली बात है कि बाइनरी फिजन में इक्वल डिवीजन होता है, जबकि बडिंग में क्या होता है बच्चा, अनइक्वल डिवीजन होता है। आया बात समझ में? ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, बडिंग का एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं ये जो ऊपर बना है ना इसको बड बोलते हैं, और ये जो नीचे है ये पेरेंटल है। ठीक है, पी से पेरेंटल दिखा रहा है। बडिंग किसके अंदर होता है बच्चा, एग्जाम्पल भी हम लिख दिया, हाइड्रा के अंदर होता है। तो बाइनरी फिजन किसके किसके अंदर होता है, अमीबा के अंदर होता है और पैरामीशियम के अंदर होता है। लिख दे रहे हैं एक साथ ताकि आपको याद रहे। तो बाइनरी फिजन अमीबा और पैरामीशियम के अंदर होता है, जबकि बडिंग किसके अंदर होता है बच्चा, हाइड्रा के अंदर होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, kingdom fungi and simple plants such as algae reproduce through a special asexual reproductive structure। बात समझ में आया क्या? यानी कि जो फंगी है, फंगस नाम सुने होंगे आप, और सिंपल प्लांट सच एस अलगी, प्लांट का सबसे बेसिक वाला प्लांट अलगी जिसको बोलते हैं, अलगी काई, काई देखे होंगे ना आप लोग,
कल वगैरह पे लग जाता है, वो भी प्लांट है। तो फंगस और अलगी जो है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, दैट इज वो स्पोर बनाता है। क्या बनाता है बच्चा? स्पोर। ठीक है, तो ये सीड जैसा होता है, बीज जैसा होता है। द मोस्ट कॉमन ऑफ दिस स्ट्रक्चर आर जूस्पोर। बात समझ में आया क्या? यानी कि जो आपका फंगस है और जो आपका अलगी है वो रिप्रोडक्शन करने के लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करता है, बट उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर लिया। बात समझ में आया? रिप्रोडक्शन तो एसेक्सुअल ही है, बट वो मॉडिफाइड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यानी कि वो स्पोर बनाता है, एसेक्सुअल स्पोर बनाता है। और एसेक्सुअल स्पोर में जो मोस्ट कॉमन स्पोर है वो है आपका जूस्पोर। तो लिखेंगे इसको मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर। बात समझ में आया? मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर दैट यूजुअली आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर। माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है बच्चा? माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल। ऐसा स्ट्रक्चर जो हमारे आंख से नहीं दिखेगा वो माइक्रोस्कोप से ही दिखेगा, वैसे स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोपिक बोलते हैं। तो ये जो जू स्पोर है वो माइक्रोस्कोपिक है, हमारे आंख से नहीं दिखता है, माइक्रोस्पोर से दिखता है, सॉरी माइक्रोस्कोप से दिखता है। और वो मोटाइल है। मोटाइल मतलब बच्चा, मोटाइल का मतलब होता है मूवेबल। क्या होता है? मूवेबल, मतलब जो मूव करे। ठीक है, मूवेबल। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आपको समझाया, ये क्या कहना चाहा से सुनिए। ये कहा आपको कि फंगी के अंदर और अलगी के अंदर होता तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, बट वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मॉडिफाइड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। उनके अंदर एसेक्सुअल स्पोर बनता है और वो एसेक्सुअल स्पोर का नाम है जू स्पोर। ये जू स्पोर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, यानी कि बहुत छोटा स्ट्रक्चर है, और साथ ही मोटाइल है, मतलब मूव कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह। आइए नेक्स्ट। अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर कोनिडिया, यानी कोनिडिया बनता है किसके अंदर बच्चा? पेनिसिलियम के अंदर। और पेनिसिलियम भी क्या है? एक फंगस भी है। मतलब अभी अभी आप क्या देखे? अभी आप देखे कि स्पोर भी बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वैसे ही स्पोर जैसा कुछ अदर मॉडिफाइड स्ट्रक्चर जिसको हम लोग कोनिडिया बोलते हैं, ये देख सकते हैं आप। किसमें बनता है कोनिडिया बच्चा? पेनिसिलियम में बनता है। पेनिसिलियम क्या है? फंगी का नाम है। बच्चा अभी आप देख रहे थे बर्ड्स बन रहा था किसके अंदर? हाइड्रा के अंदर। अभी तुरंत आपको हम बर्ड्स के बारे में बताए थे। एंड गेम्यूल्स बनता है स्पॉन्जेस के अंदर। तो ये बच्चा जो है ये स्पॉन्जेस का एग्जाम्पल है। यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ है लेकिन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये बच्चा किसके अंदर हो रहा है? ये हाइड्रा के अंदर हो रहा है। और ये जो बच्चा कोनिडिया बन रहा है ये पेनिसिलियम के अंदर बन रहा है। ये सारे के सारे फिगर आपके एनसीईआरटी में दे रखे गए हैं, आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। आपका 100% एनसीईआरटी कवर हो रहा है, उसमें कोई शक की बात नहीं है, कुछ भी सोचना नहीं है। ठीक है ना? चलिए देखिए, तो क्या दिखा आपको कि कुछ अदर कॉमन स्ट्रक्चर क्या क्या है। तो क्या क्या दिखा बच्चा आपको, एक बार हम लिख देते हैं ताकि आपको याद हो जाए। तो लिखिए, स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। और ये ए सेक्सुअल वाला है, सेक्सुअल वाला नहीं है। पहला क्या था बच्चा? पहला था आपका स्पोर्स। क्या था? स्पोर्स। दूसरा क्या था बच्चा? गेम्यूल्स। ठीक है। तीसरा क्या था? बर्ड्स। ठीक है ना? और चौथा क्या था? कोनिडिया। तो बच्चा स्पोर्स किसके अंदर बन रहा था? अलगी के अंदर। अलगी के अंदर और फंगी के अंदर। अलगी और फंगी के अंदर स्पोर्स बन रहा था। गेम्यूल्स किसके अंदर बन रहा था बच्चा? स्पॉन्जेस के अंदर। स्पॉन्जेस एनिमल का सबसे लोअर एनिमल। वर्ड्स किसके अंदर बन रहा था बच्चा? हाइड्रा के अंदर। हाइड्रा भी बच्चा क्या है? एनिमल ही है। ठीक है। और चौथा कोनिडिया। कोनिडिया किसके अंदर बन रहा था बच्चा? पेनिसिलियम के अंदर। किसके अंदर? पेनिसिलियम के अंदर। और पेनिसिलियम क्या है? फंगी। आया बात समझ में? तो ये कुछ स्पेशल रिप्रोडक्टिव, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव है ना, एसेक्सुअल, कुछ स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो आपको याद रखना है। एग्जैक्ट यही पूछ देगा आपके एग्जाम में, है ना, एग्जैक्ट पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अब प्लांट्स के बारे में कुछ बोल रहा है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑल्सो ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए अभी हम एसेक्सुअल ही पढ़ रहे हैं, तो एसेक्सुअल का एक अलग से टाइप भी है जिसका नाम है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है बच्चा? देखिए, अगर हम प्लांट बनाते हैं, चाहे अपने अंदर, देखिए पहले इंसान के अंदर समझ, हमारे अंदर
हाथ हो गया, पैर हो गया, ये चेस्ट हो गया, ये पेट हो गया, ये सब वेजिटेटिव पार्ट। बट कुछ रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होते हैं, जैसे कि मेल के अंदर क्या हो गया, पेनिस, और फीमेल के अंदर विजाइन। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये रिप्रोडक्शन में टेक करता है, पार्टिसिपेट करता है। वैसे ही प्लांट्स के अंदर जो स्टेम हो गया, जो रूट हो गया, जो लीफ हो गया, वो उसके वेजिटेटिव पार्ट्स है, ठीक है। जो फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है। बात समझ में आया? तो अगर फ्लावर के थ्रू रिप्रोडक्शन होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि वो रिप्रोडक्टिव पार्ट ही है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन अगर मान लो कि लीफ से नया प्लांट बन जाए, या स्टेम से नया प्लांट बन जाए, या रूट से नया प्लांट बन जाए, तो वैसे रिप्रोडक्शन को हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे, और उसी का टाइप है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बात समझ में आया? अब आप सोचिए कैसे सर, पेड़ से, आप गांव में देखते होंगे या आप भी कभी ना कभी किए होंगे कि गुलाब वगैरह जब हम लोग काटते हैं तो उसका एक तना जो है उसको काट के और कहीं भी नाली वगैरह के साइड लगा देते हैं, ताकि वहां पे मॉइस्चर लगातार मिलते रहे, और उस एक डंटी से एक नया पौधा बन जाता है। फिर हम उसको वहां से उखाड़ के कहीं और जगह लगा देते हैं। ऐसा देखे हैं ना? नर्सरी में भी ऐसा होता है, एक ऐसा स्टेम रहता है, इसके ऊपर छील के उसका छिलका यहाँ पे पन्नी के साथ मिट्टी बांध देता है, फिर यहाँ से जड़ देता है, उसको काट के नया जगह लगा देता है। ये सारी चीजें देख रहे होंगे। वो किसका एग्जाम्पल है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एग्जाम है। यानी कि प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट से अगर नया प्लांट्स बना लिया जाए, ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलेंगे। आइए देखिए, इन प्लांट्स द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन सच एस रनर। देखिए कौन कौन सा वेजिटेटिव यूनिट है, तो याद रखिएगा, पहला है रनर, दूसरा है स्टोलन, तीसरा है राइजोम, चौथा है सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, वल्ब। ये 6 या 7 स्ट्रक्चर जो भी आपको दिख रहे हैं, ये सारे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, जिसमें से हम एग्जांपल आपको दे रहे हैं। बच्चा बल्ब, बल्ब ओनियन के अंदर आता है ना? ओनियन के अंदर अगर आप प्याज को लेकर गाड़ दो तो एक नया प्याज, पहले तो वो प्याज सड़ेगा, फिर वो पौधा आएगा, फिर उसमें नया प्याज लगेगा, 3-4, ठीक है। ट्यूबर, बच्चा आपको पता है पोटैटो, पोटैटो कैसे रोपते हो आप? पोटैटो का बीज होता है क्या, आपको बीज छींटते हो? नहीं, उसी आलू को आप काटते हो जिसमें आंख होता है और उसको लगा देते हो, वो ट्यूबर है। राइजोम, बच्चा अदरक, जिसको आप लोग जिंजर बोलोगे, है ना? जिंजर का भी खेती वैसे ही होता है, इसका बीज नहीं आता है। आप क्या करते हो कि जिंजर का कुछ पार्ट जो है वो लगाते हो जमीन में, वहां से नया पार्ट डेवलप होता है। ये सारे, ठीक है। घास के अंदर रनर होता है, आप देखते होंगे ना घास, गांव में आप घास को उखाड़ोगे ना तो वो ऊपर इतना छोटा रहता है, बट जमीन के अंदर बहुत फैला रहता है, क्योंकि रनर है, वो रन कर रहा है जमीन के नीचे नीचे, उसका जड़ बहुत रन कर रहा है। तो ये सारे वेजिटेटिव क्या है, यूनिट्स है, ठीक है। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, ये वेजिटेटिव पार्ट है, लेकिन इनके थ्रू नया प्लांट्स बनाया जा सकता है, इसीलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपागेल्स। तो ये सारे जो हम 6 स्ट्रक्चर लिखे हैं इसको वेजिटेटिव प्रोपागेल्स बोलते हैं। देखिए यहाँ पे ये ट्यूबर दे रखा है, यानी कि पोटैटो के बारे में बता रहा है, पोटैटो का आई, है ना? उसके बाद आपको ये राइजोम दिख रहा होगा जिंजर के बारे में, ये पोटैटो है। ये बल्बिल ऑफ अगेव है, ये लीफ बड ऑफ ब्रायोफाइलम है, और ये ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आपको अलग से, अगर ये नहीं दिख रहा है, सब ये एनसीईआरटी में है। लेकिन देखिए आप, आई ऑफ पोटैटो, पोटैटो के अंदर जो आई है उससे नया प्लांट बनेगा। राइजोम ऑफ जिंजर, अदरक के अंदर जो राइजोम है उससे नया प्लांट बनेगा। वल्बिल ऑफ अगेव, अगेव के अंदर ये जो बल्ब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसके में नया बनेगा। ये लीफ है, ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम एक ऐसा प्लांट है कि उसके लीफ से एक बड डिटैच होता है, वो बड जब जमीन में जाएगा तो वहां से एक नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। और ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ, आप देखे होंगे जहां गंदगी, गंदा पानी रहता है वहां एक ना बहुत बढ़िया सा फूल खिलता है, पूरे नदी में या तालाब में खिला हुआ, तो उसको वाटर हाइसिंथ बोलते हैं, ठीक है ना? तो वाटर हाइसिंथ में ये जो ऑफसेट है वो आपका क्या है, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स है। तो ये 5-6 पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। कौन कौन सा पॉइंट? आई ऑफ पोटैटो, राइजोम ऑफ जिंजर, बल्बिल ऑफ अगेव, एंड लीफ बड ऑफ ब्रायोफाइलम, एंड ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ, ठीक है। हम बार बार बोल चुके हैं, जब आपको ये पीडीएफ मिलेगा तो आपको अच्छे से दिखेगा, और एनसीईआरटी में भी दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट्स। ऑब्वियस सी बात है भाई, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, 2 पेरेंट्स चाहिए ही नहीं, किसी एक पेरेंट से काम हो जाएगा। द प्रोसेस इज कॉल्ड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
एक्वाटिक प्लांट्स यानी कि वाटर हाइसिंथ कैन रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली एट फिनोमिनल रेट एंड स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर बॉडी इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अभी हम लोग देख रहे थे बच्चा वाटर हाइसिंथ के बारे में, हम आपको बताए थे वाटर हाइसिंथ। बच्चा वाटर हाइसिंथ जो है वो तालाब में होता है, गंदा पानी में होता है। एक वाटर हाइसिंथ अगर कहीं से उस तालाब में आ गया तो इतना ज्यादा से तेजी से वो रिप्रोड्यूस करेगा कि आप कभी भी देखोगे ना तो वाटर हाइसिंथ पूरे तालाब में रहता है, कहीं आधा में नहीं रहता या दो चार नहीं रहेगा, क्योंकि उसका जो डेवलप करने का रीजनरेशन पावर है वो बहुत ज्यादा है। वो तुरंत इतना ज्यादा रिप्रोड्यूस करेगा कि वो पूरे तालाब में फैल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, जब पूरे तालाब में तब फैल जाएगा तो ये प्लांट है और ग्रीन प्लांट है। अब ग्रीन प्लांट है तो ये क्या करेगा, उसमें का सारा ऑक्सीजन, जो पानी में ऑक्सीजन होता है वो सारा ऑक्सीजन यूज कर लेगा। जब सारा ऑक्सीजन यूज कर लेगा तो अंदर में तो मछली वगैरह था, जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स थे, अब उसके लिए ऑक्सीजन बचा ही नहीं, तो उसके अंदर में जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे क्या कर जाएंगे, डेथ कर जाएंगे। आइए इसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर which lead to the death of fishes and other aquatic organism। बात समझ में आया क्या? ये जो वाटर हाइसिंथ है ये एक तो पूरे में फैल गया, जिसके वजह से ये ऑक्सीजन को खींच ले रहा है पानी में से, जिसके वजह से जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है जैसे कि मछली और भी बहुत सारे चीजें होते हैं उनका डेथ करवा देता है। इकॉर्निया को ही हम लोग वाटर हाइसिंथ बोलते हैं। वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीफ। बच्चा ये जो इकॉर्निया पिस्टिया है या इसी को हम लोग वाटर हाइसिंथ बोलते हैं, ये भारत का पौधा नहीं है, ये बाहर से लाया गया था। बाहर से, जैसे आप कहीं जाते हैं किसी रिश्तेदार के यहाँ कुछ बढ़िया लग जाता है पौधा वगैरह, बोलते हो ना एक पीस हमको भी दे देना हम अपने यहाँ लगाएं, वैसे ही ये बाहर से लाया गया, दूसरे देश से लाया गया। क्यों? क्योंकि आप देखोगे वाटर हाइसिंथ जाके देखे ना किसी तालाब वगैरह में, वाटर हाइसिंथ का जो फ्लावर होता है व्हाइट व्हाइट कलर का, बहुत ही सुंदर होता है, इसका पत्ता भी बहुत सुंदर होता है। तो इस खूबसूरत पत्ते और फ्लावर की वजह से एज ए गार्डन के तौर पे लगाने के लिए लाया गया था, लेकिन अब ये वीड्स की तरह पूरे में फैल चुका है। वीड्स मतलब खरपतवार, इतना ज्यादा ये फैल चुका है कि इसको हटाना दिक्कत होता है। अगर एक बार किसी वाटर बॉडी में ये फैल जाए तो वहां से उसको हटाना मान लीजिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि और ये डेंजरस भी है। क्यों डेंजरस है? क्योंकि ये सारा का सारा ऑक्सीजन यूज कर जाएगा, तो उसमें जो मछलियां हैं या मेंढक है या अदर एक्वाटिक क्रिएचर है वो डेथ कर जाएगा। तो बच्चा ये था आज का अपना टॉपिक थ्योरी पोर्शन। अब इस थ्योरी पोर्शन पढ़ने से कुछ नहीं होता, सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ने से अगर कुछ होता तो बहुत कुछ हो जाता, पर कुछ होता नहीं है। तो मेरा मानिएगा और हमारा यही सिस्टम ही रहेगा कि टॉपिक पढ़ेंगे उसके बाद उस टॉपिक से क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखिए, प्लेनेरिया मोस्ट रिमार्केबल कैरेक्टरिस्टिक आर इस एबिलिटी टू। बच्चा प्लेनेरिया पढ़े तो नहीं है अभी हम टॉपिक, बट प्लेनेरिया एक एनिमल है। क्या है बच्चा? एनिमल है। चलिए, प्लेनेरिया एक एनिमल है, मान लीजिए ये प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में क्या होता है ना बच्चा कि इसको जितना टुकड़ा करोगे, मान लो 5-7 टुकड़ा कर दिए, तो हर एक टुकड़ा से ये नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। बात समझे? इसको जितने टुकड़ा में डिवाइड करोगे ना ये मरेगा नहीं, उतने टुकड़े में उतना नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चा? रीजेनरेशन। क्या बोलते हैं इसको? रीजेनरेशन पावर। आया बात समझ में? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, फ्यूजन ऑफ अनरिलेटेड गैमेट्स। बच्चा अनरिलेटेड गैमेट्स के फ्यूजन को क्या बोलते हैं? देखिए, अनरिलेटेड फ्यूजन गैमेट को बोलते हैं बच्चा एलोगैमी। क्या बोलते हैं? एलोगैमी। पढ़े तो नहीं है ये चीज? देखिए, अनरिलेटेड गैमेट का मतलब क्या हो गया कि एक डॉग का गैमेट है, ठीक है, एक डॉग का गैमेट है और एक कैट का गैमेट है। चूंकि इनका फ्यूजन तो नहीं होना चाहिए था, डॉग का डॉग से होगा, कैट का कैट से होगा, बट इनका फ्यूजन हो जाएगा, होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलोगैमी। अलग अलग ऑर्गेनिज्म का फ्यूजन हुआ है इसलिए एलोगैमी। नेक्स्ट, ब्रायोफाइलम्स डाइग्रेमेटियम रिप्रोड्यूस बाय। बच्चा ब्रायोफाइलम्स कैसे रिप्रोड्यूस करता है? अभी हम लोग देखे थे ब्रायोफाइलम में लीफ बर्ड्स था, अभी तुरंत देखे थे, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ब्रायोफाइलम्स के अंदर बच्चा क्या था? लीफ बर्ड। तो आंसर क्या जाएगा? लीफ बडिंग। क्या जाएगा आंसर? लीफ बडिंग। आ रहा है समझ में? तो ब्रायोफाइलम के अंदर जो होता है बच्चा लीफ बर्ड होता है, तो बडिंग आंसर जाएगा। When living tissue from a plant is extracted and placed in a medium, it is called। बच्चा अगर लिविंग टिश्यू को प्लांट्स में से निकालोगे और उसको एक मीडियम में डालोगे, इसको बोलते हैं एक्सप्लांट। एक्सप्लांट का मतलब होता है पार्ट ऑफ प्लांट्स। क्या होता है बच्चा? पार्ट ऑफ प्लांट्स। बात समझ में आया? तो एक्सप्लांट का मतलब होता है
पार्ट ऑफ प्लांट, और एक लिविंग टिश्यू निकाला गया तो लिविंग टिश्यू उसका पार्ट ही है, एक्स प्लांट बोलेंगे उसको। आइए देखिए आगे, बडिंग इन हाइड्रा इज फॉर्म ऑफ, बच्चा हाइड्रा इज फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए यहाँ पे पढ़े ही हम लोग, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल ही था बडिंग, और बडिंग किसमें होता था, हाइड्रा में होता था। नेक्स्ट, इज नॉट अ मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, बच्चा इसमें से कौन सा जो मेथड है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का नहीं है, तो बच्चा ग्राफ्टिंग तो होता ही है, कटिंग भी होता है, लाइटिक साइकिल नहीं होता है, और लेयरिंग भी होता है। तो जो नहीं होता है वो हमारा आंसर जाना चाहिए, क्योंकि पूछ रहा है नॉट मतलब नहीं कौन है। तो ग्राफ्टिंग का मतलब जानते ही आप, एक पौधा को क्या करो, एक का तना ले लो, दूसरे का ऊपर वाला पार्ट ले लो, दोनों को जोड़ दो, इसको ग्राफ्टिंग बोलते हैं। कटिंग आप देखें, काट के कहीं लगा दो, वहां से रूट देगा। और लेयरिंग का मतलब होता है कि छील के उसके ऊपर सॉइल लगा दो ताकि वहां से रूट डेवलप हो जाए। तो ये तीनों जो है बच्चा जिसमें हम टिक मारे हुए हैं वो है आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, लाइटिक साइकिल नहीं है, और जो नहीं है वही हमारा आंसर है। नेक्स्ट, Dash refers to an asexual reproduction process wherein genetically identical copies of individual plants are produced. बच्चा जेनेटिकली आइडेंटिकल मतलब जेनेटिक सेम कहाँ होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो आंसर क्या जाएगा बच्चा, बाइनरी फिजन। आंसर क्या जाएगा, बाइनरी फिजन, या आप बोल सकते हैं यार सब तो है, बाइनरी फिजन भी हो सकता है और क्लोनल प्रोपोगेशन भी हो सकता है, दोनों आंसर जाएगा। एक ही होना चाहिए था पर ऑप्शन ऐसा दे दिया गया है कि दोनों जाएगा। तो बाइनरी फिजन और क्लोनल प्रोपोगेशन दोनों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आप सभी लोग जानते हैं कि क्लोन बनता है, और जो क्लोन होता है वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली भी आइडेंटिकल होता है। नेक्स्ट, सो टोटीपोटेंसी, बच्चा टोटीपोटेंसी का मतलब होता है एक ऐसा सेल जिससे आपका पूरा का पूरा बॉडी बना दिया जाए। तो ऐसा हम लोगों के अंदर नहीं होता बट प्लांट के अंदर होता है। प्लांट का किसी भी पार्ट को उठा लो उससे पूरा का पूरा प्लांट बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें से क्या जाएगा बच्चा, मेरिस्टेम। आंसर क्या जाएगा, मेरिस्टेम, ठीक है। तो मेरिस्टेम यानी कि इसको डिवाइडिंग टिश्यू बोलते हैं। मेरिस्टेम जो होता है बच्चा उसको हम लोग डिवाइडिंग टिश्यू बोलते हैं। ये एक ऐसा सेल है जिससे कि पूरा का पूरा प्लांट का पार्ट बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, द डेवलपमेंट ऑफ रूट एंड शूट इन टिश्यू कल्चर इज डिटरमाइंड बाय, बच्चा रूट और शूट किसके वजह से डेवलप होता है, ऑक्सीन और साइटोकाइनिन के रेशियो के वजह से। ऑक्सीन, ऑक्सीन और साइटोकाइनिन, ऑक्सीन ऊपर लिखेंगे साइटोकाइनिन नीचे लिखेंगे। अगर ऑक्सीन और साइटोकाइनिन का रेशियो ज्यादा है तो बच्चा डेवलप होगा रूट, और अगर कम है तो एक बार लिखो हाई, एक बार लिखो हाई। अगर हाई होगा तो रूट बनेगा, क्या बनेगा बच्चा, रूट। और अगर लो होगा तो क्या बनेगा बच्चा, सूट बनेगा। आया बात समझ में, अगर हाई होगा तो रूट और लो होगा तो सूट। चलिए यहीं पे आज का क्लास खत्म होता है। तो आज के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, कितने टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं, तो दो टाइप्स के, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, और ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। मिलते हैं इसी चैप्टर के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, नोट्स बनाइएगा, ठीक है ना। जो आपको या तो ये पीडीएफ मिलेगा या तो वीडियो को रोक रोक के नोट्स बनाना है। बिना नोट्स बनाए क्वेश्चन आप लिखे या ना लिखे उससे कोई मतलब नहीं है, बट जो थ्योरी का पोर्शन है, क्वेश्चन से पहले जो भी थ्योरी का पोर्शन आया था उसको आप कॉपी कलम पे लिखिएगा, इसके भरोसे नहीं बैठिएगा, ठीक है। पीडीएफ आ गया तो भरोसे बैठे, नोट्स बनाना, जब आप लिखेंगे तो दिमाग आपका एक्टिव होगा, काम करेगा, याद रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।